हेलो दोस्तों, आइडियल यूथ मिशन के इस लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चीज़ देखेंगे जिसका नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आकर्षित, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। सेम कंडीशन, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात प्रकृति की कुल आवेश की बात करते हैं तो आवेश हमेशा नियत होता है। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं छोटा सा, कि मान लीजिए एक निकाय है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम में दो पार्टिकल है, दो गोला है। पहला पर -6 Q आवेश है, दूसरा पर +4 Q आवेश है। ऐसा मान लेते हैं हम, +4 Q आवेश है। क्या करते हैं कि दोनों गोला को हम आपस में संपर्क में ला देते हैं। संपर्क में लाते हैं और पुनः हटा देते हैं। इसको हटाने पर होगा क्या चीज़ कि अब जो गोला आएगा उस दोनों गोले पर, इस पर हो जाएगा -Q आवेश और इस पर भी हो जाएगा -Q आवेश। यहाँ टोटल आवेश की बात करते हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा तो -2Q। यहाँ भी टोटल चार्ज होगा -2Q। और हम कहेंगे कि पहली स्थिति में, यानी पहले जो आवेश इस निकाय में, पहले जो आवेश था वही आवेश दूसरे निकाय में है। यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आवेश संरक्षित है। इसकी फीलिंग को लेने के लिए एक घटना की चर्चा करते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात कुल आवेश संरक्षित होता है। देखिए, फिजिक्स दो तरह की बात है। फिजिक्स दो तरह की होती है, एक तो न्यूटोनियन फिजिक्स और दूसरा होता है आइंस्टीन की फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। अभी न्यूटोनियन फिजिक्स को ही क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। 1900 ईस्वी के पहले की फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को बोलते हैं, 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते हैं तो न्यूटोनियन फिजिक्स में न्यूटन के द्वारा बोला गया है, न्यूटन के द्वारा, बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है कि ऊर्जा संरक्षित होती है और ऊर्जा संरक्षित होती है और द्रव्यमान भी संरक्षित होता है। लेकिन आइंस्टीन का कहना है कि ऊर्जा और द्रव्यमान संरक्षित नहीं होती है। और कैसे नहीं होती है सो देखिए, इसके लिए आइंस्टीन एक सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, और उसके लिए एक व्यंजक आया था E = mc²। उनका कहना था यदि आप द्रव्यमान को नष्ट कर रहे हैं तो वह ऊर्जा में तब्दील हो जाएगा, और यदि ऊर्जा को आप नष्ट कर रहे हैं इसका मतलब वह द्रव्यमान में तब्दील हो जाएगा। और इसको साबित भी किए थे, जो कि, और इसी से परमाणु रिएक्टर बना है, परमाणु बम बनता है। इसी सिद्धांत से, सापेक्षता के सिद्धांत से ही सारा चीज़ बना है। अभी मॉडर्न फिजिक्स की सहायता से परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर, ये सारा चीज़ बना है। इसको देखते हैं हम लोग। दो घटना है, एक तो युग्म विनाशी, युग्म विनाश, दूसरा युग्म उत्पादन। युग्म विनाशी में क्या होगा कि दो पार्टिकल है, जो कि मूल का नाम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन क्या होता है तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जैसा ही एक कण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के जितना ही द्रव्यमान पॉजिट्रॉन में भी होता है और इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश भी पॉजिट्रॉन में होता है, बशर्ते इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जबकि पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है, यानी प्लस मतलब धन आवेश होता है।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर के बाद होता क्या है कि इसमें से गामा फोटोन निकलता है, गामा फोटोन। गामा फोटोन निकलता है। यहां बात करते हैं, गामा फोटोन निकलता है। युग्म विनाशी यह प्रतिक्रिया कहलाता है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपस में टक्कर करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें से निकलता है गामा फोटोन। और गामा फोटोन जो होता है अपने आप में विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग होने का सीधा सा मतलब यह है कि इसमें द्रव्यमान जीरो है, इसमें द्रव्यमान जीरो है। यहाँ द्रव्यमान की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में भी कुछ द्रव्यमान होता है और पॉजिट्रॉन में भी द्रव्यमान होगा। मतलब कुल द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसमें दो तरह का द्रव्यमान होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्लस में पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन का। और यहाँ द्रव्यमान जीरो नहीं होगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इधर दो द्रव्यमान था, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दोनों जब आपस में टक्कर किया तो निकाला गामा फोटोन। गामा फोटोन और गामा फोटोन की बात करते हैं तो फोटोन अपने आप में होता है प्रकाश। फोटोन की बात करते हैं तो फोटोन अपने आप में होता है प्रकाश, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि फोटोन अपने आप में होता है ऊर्जा। और ये बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा होती है, ये फोटोन, गामा फोटोन निकलती है जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे द्रव्यमान जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान जीरो है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं हो सकती है। आज के फिजिक्स के अनुसार द्रव्यमान संरक्षित नहीं होती है, लेकिन अब न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार हम पढ़ते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षित होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर यह फिक्स सही होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप वास्तविक रूप से देख सकते हैं कि युग्म विनाशी एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें पहले द्रव्यमान था लेकिन अब द्रव्यमान नहीं है। एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलकर गया था, यानी लगभग काइनेटिक एनर्जी कुछ ना हो कुछ होगा, लगभग थोड़ा सा 9 के बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी। यानी अब आप ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा का मान लेते हैं हम जीरो, ऊर्जा लगभग जीरो है, वास्तविक रूप से तो कुछ होगा लेकिन लगभग जीरो। और यहाँ पे ऊर्जा की बात करते हैं तो फोटोन अपने आप में, गामा किरण जो है, गामा किरण अपने आप में क्या है, ऊर्जा है, भारी मात्रा में ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। यानी ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा यहाँ पे जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है बात? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर से उसमें से निकलता है गामा किरण। गामा किरण अपने आप में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें वजन नहीं होगा, वजन नहीं होगा। पहले द्रव्यमान था कण का, लेकिन अब द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। ऊर्जा की बात करते हैं तो पहले इस दोनों कण की ऊर्जा की बात करते हैं तो दोनों कण की एनर्जी तो थी लगभग जीरो, लेकिन अब जो है भारी मात्रा में ऊर्जा निकला है, क्योंकि गामा फोटोन में भारी मात्रा में एनर्जी होती है। गामा किरण की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तीव्रता ज़्यादा होने का मतलब ये है कि विजुअल रेज के बाद आता है आपको अल्ट्रावायलेट, जिसके कारण आप देखे होंगे अल्ट्रावायलेट, जैसे ज़्यादा धूप में चलिएगा तो स्किन काला पड़ जाता है, तो अल्ट्रावायलेट के कारण होता है। अल्ट्रावायलेट के बाद आता है एक्स रेज, जो एक्सरे में यूज होता है। उसके बाद आता है गामा रेज, और गामा रेज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और गामा रेज के सामने अगर आ जाइए तो कैंसर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गामा रेज के सामने अगर कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, थोड़ी देर के लिए भी अगर रहेगा तो उसको कैंसर का शिकार हो जाएगा। वो इंटेंसिटी इतना हाई होता है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी का मान जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं तो लगभग जीरो है। पहले एनर्जी जीरो था लेकिन अब एनर्जी जीरो नहीं है। पहले द्रव्यमान जीरो नहीं था लेकिन अब द्रव्यमान जीरो। इसका मतलब ये है कि न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं होता है। और यही आइंस्टीन का कहना था कि अगर आप द्रव्यमान को नष्ट करिएगा तो वह एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, अगर आप एनर्जी को नष्ट करिएगा तो द्रव्यमान में तब्दील हो जाएगा। सेम कंडीशन हम युग्म उत्पादन की बात करते हैं तो युग्म उत्पादन में क्या होता है कि जब दो गामा किरणें गामा फोटोन मिलता है तो दो कण का निर्माण करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा फोटोन। अब फोटोन नहीं, फोटोन बोल रहे हैं हम भी, पॉजिट्रॉन। मतलब दो गामा किरण अगर मिलता है तो एक कण बनता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण बनता है पॉजिट्रॉन। और अभी पॉजिट्रॉन को हम बताएं कि सेम इलेक्ट्रॉन जैसा ही कण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई मानिए इसको, इलेक्ट्रॉन जैसा ही कण होगा, सिर्फ इस पे प्लस चार्ज होगा। द्रव्यमान भी वही होगी, प्रकृति भी वही होगी, सिर्फ इसकी प्रकृति वही नहीं होगी, प्रकृति विपरीत होगा, मतलब इस पर सिर्फ प्लस चार्ज होगा, उस पर माइनस चार्ज होगा। अब इसका मान भी वही, परिमाण वही होगा,
पॉजिट्रॉन है। यहाँ पे बात करते हैं तो अपने आप में अभी हम बताएं कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी मास की बात करते हैं तो मास है 0। यहाँ पे द्रव्यमान 0 नहीं 0 है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान की बात करते हैं तो यहाँ पे द्रव्यमान 0 नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यानी जब दो ऊर्जा आपस में मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में कुछ द्रव्यमान का निर्माण कर रहा है। दूसरी बात की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी लगभग 0 है, लगभग 0 है, क्योंकि लगभग काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा होगा तो लगभग हम इसको मानकर चलते हैं 0। मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, न तो ऊर्जा संरक्षित है। यहाँ भी द्रव्यमान संरक्षित ना है, नहीं तो ऊर्जा संरक्षित है। यह आइंस्टीन का कहना है कि अगर आप द्रव्यमान को नष्ट कर रहे हैं तो आपको एनर्जी प्राप्त होगा, और एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको द्रव्यमान प्राप्त होगा। कहने का मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम को भी गलत कर दिए और ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी गलत कर दिए। अब हम देखते हैं आवेश की बात। तो आवेश क्या है? आवेश की बात करते हैं तो यहाँ पे चार्ज देखिए -q और -e और यहाँ पे +e, कुल आवेश यानी q की बात करते हैं तो q का मान 0, और यहाँ पे है वेव, यहाँ पे भी q का मान क्या होने वाला है? 0। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ भी q का मान है 0, और यहाँ तो माइनस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के आवेश है, परिमाण समान है, तो ऐसे स्थिति में q का मान क्या होने वाला है? 0। और इस तरीके से देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित हो चाहे नहीं हो, ऊर्जा संरक्षित हो या नहीं हो, लेकिन आवेश जो होता है हर हालत में संरक्षित होगा। और इस सिद्धांत को हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत से जानते हैं। आवेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है, और ना ही तो इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश का मान प्रकृति में फिक्स होता है, नियत होता है, और इसी सिद्धांत को बोला गया है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको लगाइएगा। तो हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखे हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। भले ही द्रव्यमान नष्ट हो सकता है, ऊर्जा नष्ट हो सकती है, लेकिन आवेश संरक्षित रहता है, नियत रहता है। आगे हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम एक्चुअली बात करते हैं तो कूलम्ब जो है, कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, और कूलम्ब जो है काफ़ी नकलची टाइप का आदमी थे कूलम्ब। यह न्यूटन के बात को नकल किए और अपना नियम बना लिए। न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था, जिसमें बोला था कि अगर मान लीजिए कि एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ऐसी स्थिति पर इस पर जो लगने वाला फोर्स होता है, आकर्षण बल जो होता है, वह समानुपाती होता है m1 और m2 के गुणनफल के। दूसरी बात यह भी बोला था कि यह जो लगने वाला बल होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के वर्ग के, और यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया था, फोर्स सीधा समानुपाती होता है m1 m2 बटे r² के। सेम इसी बात का नकल किया कूलम्ब, लेकिन वह था आवेश के लिए। न्यूटन द्रव्यमान के लिए किया था, लेकिन वह कूलम्ब जो है आवेश के लिए किया। आवेश भी बोला कि मेरे पास भी दो चार्ज पार्टिकल है, एक q1 दूसरा q2। q1 की बात करते हैं तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह r है। सेम जैसे न्यूटन किया वैसे ही ये किया। बल की बात करते हैं तो बल को m1 के जगह पर रख लिया q1 और m2 की जगह पर रख लिया q2। फोर्स की बात करते हैं तो सीधा समानुपाती, ये भी किया कि दोनों के बीच की दूरी r है तो r² कर लिया। बल की बात करते हैं तो बल सीधा समानुपाती है 1 बटे q1 q2 बटे में r² के। यहाँ तक चला। अब यहाँ से न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन
गुरुत्वाकर्षण के नियम में यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा है और एक कांस्टेंट लगा है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल जी से, जी m1 m2 बाई में r स्क्वायर, और इसका मान फिक्स होता है प्रकृति में, और इसका मान भी आपको पता होगा, छोटी क्लास में 9th क्लास में हमको पढ़ना है, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सेम ई भी समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, और समानुपाती का चिन्ह हटाए और समानुपाती के बदले एक नियतांक लगा जिसका मान है a, q1 q2 बाई r स्क्वायर। बहुत सारे बुक में a की जगह पर k लिखा हुआ रहता है, और हम k इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आगे चल के पैरावैद्युतांक जो है उसको हम k से इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट को हम a से इंडिकेट करते हैं, और a का मान बदलता रहता है, और इस a को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, a को बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक। अगर एग्जाम में आ जाए कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ यही है, सीधी बात की फोर्स जो होता है दो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेश के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकलता है a q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, जहां पे a होता है स्थिर वैद्युत नियतांक और इसका कुछ मान होता है। अलग अलग माध्यम के लिए इस स्थिर वैद्युत नियतांक का मान अलग अलग होता है, जो कि देखेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम में आता है इसकी परिभाषा, तो हम परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा लिख देते हैं, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब का नियम क्या है, तो दो बिंदु आवेश के बीच, बिंदु आवेश क्या होता है बताएंगे अभी हम। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत की बात करते हैं तो आवेश, रुका हुआ आवेश के बीच लगने वाला रुका हुआ आवेश के बीच आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेश का जो परिणाम होगा उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिखना चाहें तो दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। डायरेक्ट हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो आवेश है Q1 तथा Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R1 है, तो फोर्स जो हो समानुपाती होगा Q1 गुने Q2 के, मतलब पहला आवेश गुने दूसरा आवेश, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, तथा इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर के। यहाँ से दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो F समानुपाती निकलेगा Q1 तथा Q2 के, और F बराबर आ जाएगा A, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम A से इंडिकेट करते हैं। अलग अलग बुक में इसको अलग अलग से इंडिकेट करता है, कभी इसको K लिख देता है तो कभी A, अधिकतर हम A से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि K इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि आगे जो K एक चीज़ है, K जो होता है वह पैरावैद्युतांक बन जाता है, और पैरावैद्युतांक को भी K से इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत क्रिएट होगा, इसलिए हम यहाँ A मानकर चलते हैं।
इस ए का मान कुछ होता है वो बताएंगे हम आगे। एफ बराबर ए Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, अर्थात एफ बराबर ए Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ। एफ बराबर ए Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पे एफ होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण या विकर्षण बल, और Q1 की बात करते हैं तो Q1 होता है पहला आवेश का परिमाण, Q2 की बात करते हैं तो दूसरा आवेश का परिमाण, और R की बात करते हैं, परिमाण बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, प्रकृति नहीं बात कर रहे, परिमाण, सिर्फ Q1 जो होता है पहला आवेश का परिमाण, Q2 दूसरा आवेश का परिमाण, R की बात करते हैं तो दोनों आवेश के बीच की दूरी। ये जो A होता है, इस A का एक व्यंजक होता है जिसको बोलते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुने, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसका जो मान होता है वह होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये मान होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिर वैद्युत नियतांक है, उस स्थिर वैद्युत नियतांक का मान 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया है। और इसमें स्थिर वैद्युत नियतांक के व्यंजक में एक चीज आया इप्सिलॉन नॉट। ये इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ए बराबर आया है, ए का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस इप्सिलॉन नॉट का मान भी पता है कि निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वह होती है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्थिर वैद्युत नियतांक को ए से इंडिकेट करते हैं, और ए का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान आपको पता है कि 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट में जो ये इप्सिलॉन नॉट आया है, इस इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की क्या चीज, विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक की बात करते हैं तो एक चीज होता है अपेक्षिक परावैद्युतांक। अपेक्षिक परावैद्युतांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है उसी को बोला जाता है अपेक्षिक वैद्युतशीलता। और अपेक्षिक वैद्युतशीलता की बात करते हैं, अपेक्षिक परावैद्युतांक की बात करते हैं तो इसको इंडिकेट करते हैं के से, और के या फिर इंडिकेट के से इंडिकेट करते हैं, और के का जो फॉर्मूला होता है वो निर्वात के सापेक्ष यानी इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से बात करते हैं हम लोग, तो अगर हम इप्सिलॉन का फॉर्मूला निकालें यानी किसी माध्यम के लिए परावैद्युतांक का फॉर्मूला निकालें तो इप्सिलॉन का फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू इप्सिलॉन नॉट, के इंटू इप्सिलॉन नॉट। ये तो है निर्वात के लिए कूलम का निर्वात के लिए कूलम बल का फॉर्मूला F बराबर A Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम किसी माध्यम के लिए बात करें और इसको हम लोग मिटाते हैं, और तो हम यहाँ नहीं लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं किसी माध्यम के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं किसी माध्यम से पहले आप बात करते हैं निर्वात के लिए। निर्वात के लिए तो निर्वात के लिए कूलम बल का जो फॉर्मूला होगा F बराबर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। और हम लोग माध्यम के लिए बात करते हैं किसी माध्यम के लिए, तो किसी माध्यम के लिए कूलम बल का जो फॉर्मूला होगा F बराबर 1/4
4 पाई इप्सिलॉन। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है, जबकि हमको किसी माध्यम की विद्युतशीलता चाहिए और माध्यम की विद्युतशीलता को इंडिकेट करते हैं हम लोग इप्सिलॉन से। यहाँ पे इप्सिलॉन का मान k इंटू इप्सिलॉन नॉट भी आप पुट कर सकते हैं, इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। याद रखिएगा कि आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी k जो है इसका मान 1 से हमेशा अधिक होता है, 1 से हमेशा अधिक होता है। धातु के लिए अनंत होता है, जल के लिए 80 से 81 होता है, कांच के लिए 3 से 4 होता है। तो ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि धातु के लिए परावैद्युतांक का मान, अपेक्षिक परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो अपेक्षिक परावैद्युतांक का मान जो धातु के लिए होता है वह होता है इन्फिनिटी, मतलब अनंत होती है। यानी कूलम्ब का व्यंजक है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर निर्वात के लिए, और किसी माध्यम के लिए कूलम्ब बल का फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन का मान आपको पता रहेगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और Q1 की बात करते हैं तो पहला आवेश का परिमाण है, Q2 की बात करते हैं तो दूसरा आवेश का परिमाण है, R की बात करते हैं तो R है दोनों आवेश के बीच की दूरी। और कुछ क्वेश्चन करते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। यदि दो बिंदु आवेश -6 कूलम तथा +4 कूलम एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यदि दो बिंदु आवेश -6 कूलम तथा +4 कूलम एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल की गणना करें। बेसिक क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ पर। दो बिंदु आवेश है मेरे पास, एक है -6 कूलम तथा दूसरा है +4 कूलम, और दोनों आवेश की बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि दोनों आवेश के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का जो परिमाण होगा वह कितना होगा। तो बनाने से पहले सबसे पहले तो प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है। Q1 की बात करते हैं तो Q1 का जो मान है -6 कूलम है और Q2 का जो मान है वह +4 कूलम है। दोनों आवेश की बीच की दूरी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ में इंडिकेट करते हैं R से। तो R का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेंटी का मतलब होता है, सेंटी एक प्रीफिक्स है और सेंटी प्रीफिक्स है जिसका मान होता है 10⁻² मीटर। यानी सेंटी के बदले हम लिख सकते हैं 10⁻², यानी अगर मीटर में इसको बदले तो 3 × 10⁻²। हमको ज्ञात करना है F का मान। नाउ कूलम्ब्स लॉ से हम चलेंगे। कूलम के नियम से कहता है कि F का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर।
यहाँ पे F की बात करते हैं तो F का मान 1/4πε0 का मान आपको पता है 9 गुने 10 की पावर 9 गुने Q1 की बात करते हैं तो Q1 का मान पता है कितना 6। हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परिमाण से मतलब है। और Q2 की बात करते हैं तो Q2 का जो मान है वह है 4 बटे R की बात करते हैं तो R है 3 गुने 10 की पावर -2 इतना का क्या चीज़ तो होल स्क्वायर। इधर लिखेंगे हम लोग F का जो मान आने वाला है वह हो जाएगा 9 गुने 10 की पावर 9 गुने 6 गुने 4 और नीचे हो जाएगा 3 9 और गुने 10 की पावर -4। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा F इज इक्वल टू 6 चौक 24 गुने 10 की पावर ऊपर 9 है और माइनस में 4 जाएगा तो ऊपर में और प्लस में 4 हो जाएगा, यानी F का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 24 गुने 10 की पावर 13। आप 10 की पावर 13 को आप ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 240 गुने 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 इतना न्यूटन। इसका मतलब ये है कि दो आवेश था, पहला था -6 कूलम और दूसरा आवेश था +4 कूलम। दोनों आवेश के बीच की दूरी थी 3 सेंटीमीटर। हमको दोनों आवेश के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना था। बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो प्रश्न से लिखे हैं Q1 बराबर -6 कूलम, Q2 बराबर +4 कूलम, R की बात करते हैं तो R बराबर है 3 सेंटीमीटर। फोर्स की बात हमको निकालना है, फोर्स दोनों आवेश के बीच की दूरी और दोनों आवेश के बीच का बल निकालना है। बल निकालने के लिए कूलम के नियम से देखते हैं कि कूलम का नियम कहता है कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल का जो व्यंजक होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे 1/4πε0 का मान हमको पता है 9 गुने 10 की पावर 9 गुने Q1 की बात करते हैं तो Q1 का मान है 6, Q2 की बात करते हैं तो Q2 का मान है 4 बटे में R स्क्वायर। R क्या है तो R है दोनों आवेश के बीच की दूरी, यानी 3 गुने 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर लिए हैं। यहाँ से ऊपर आए हम लोग F बराबर 9 गुने 10 की पावर 9 गुने 6 गुने 4 बटे में 9 गुने 10 की पावर -4। 9 से 9 कैंसिल होगा है, F बराबर आ गया है 24 गुने 10 की पावर 9। अब माइनस में 4 था तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 4, पावर जुड़ जाता है, पावर जुटा है तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट हुआ है 24 गुने 10 की पावर 13। यहाँ से 10 की पावर 10 को हम इधर लिए हैं तो 240 गुने 10 की पावर हो गया है 12 न्यूटन। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वह है 240 गुने 10 की पावर 12 न्यूटन। दूसरी बात की आवेश की प्रकृति की बात करता है तो आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होगा या तो वह आकर्षण होगा और नहीं तो विकर्षण होगा, मतलब आकर्षण वाला बल होगा और नहीं तो विकर्षण वाला बल होगा। यदि आकर्षण होगा तो दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत होगी और यदि प्रतिकर्षण होगा तो दोनों आवेश की जो प्रकृति होगी वह समान होगी। और यहाँ पे दोनों आवेश की प्रकृति देखते हैं तो एक पर है माइनस चार्ज और दूसरा पर है प्लस चार्ज। इसका मतलब दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत है और विपरीत है तो आवेश का जो ये जो बल लगा है यह बल हो जाएगा आकर्षण, आकर्षण वाला बल हो जाएगा। तो आगे की क्लास में कूलम्ब्स लॉ से और संबंधित सवाल लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।